जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक स्पेशल क्लास, जीएस जीके की एक स्पेशल क्लास, जो कि आपकी रहेगी अग्निवीर, सीआरपीएफ या एसएससी का कोई एग्ज़ाम या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। इन सभी के लिए जीएस जेके की एक रामबाण क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने वाले हैं। और आज आपके टॉप 25 प्रश्न रहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, प्रतिदिन शाम 8 बजे क्लास होती है। कुछ दिनों में कार्य करने के चलते आपकी क्लास 8 बजे 8:30 बजे हो रही है। ठीक है, 8 बजे नहीं हो पा रही है, 8:30 बजे हो रही है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आप लोग जुड़ जाएंगे और आपके लिए क्लास में कोई भी छुट्टी नहीं की जा रही है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। क्या कह रहा है? बहुत अच्छा मोटिवेशन कोड है। साथ ही क्या कह रहा है? ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, यानी कि जो लोग समय खर्च करके आपको ताने मारने आते हैं, अपना समय अपना काम नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हें ताने जरूर मारेंगे कि तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि आप इतने अच्छे बन जाओ या इतने बड़े बन जाओ ताकि वो लोग तुमसे मिलने के लिए वक्त को ख़त्म करके तुमसे मिलने आए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? क्या कह रहा है साथी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर युद्ध लड़ते समय हुई थी? तो याद रखेंगे, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। सर कब हुई थी? तो 1945 में कालिंजर अभियान के दौरान। याद रखेंगे, कालिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है सर। और याद रखेंगे, इसमें इसको राजपूतों ने मार डाला था। किसने? राजपूतों ने इसको मार दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, राजपूतों से इसकी युद्ध हुआ था जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो कालिंजर के अभियान के समय किसकी मृत्यु हुई? शेरशाह सूरी की। इसके अलावा इसके जीवन के 2 महत्वपूर्ण युद्ध, जिससे ये क्या बना था? भारत का बादशाह। ठीक है, पहला इसने युद्ध लड़ा था 1539 में। कब लड़ा था? याद रखेंगे, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था। किससे? शेरशाह सूरी ने लड़ा था आपका, किससे? हुमायूं से। जिसमें हुमायूं क्या हुआ? बुरी तरह से हार गया। जब हुमायूं हार गया तो शेरशाह सूरी क्या बन गया? अभी बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से जो हुमायूं था वो नहीं माना, दोबारा से बिलग्राम के युद्ध में चला आया। बिलग्राम के युद्ध को साथ ही हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। देखो, जब ये चौसा के युद्ध में हार गया तो याद रखेंगे, बिलग्राम में एक बदला लेने के लिए आया था हुमायूं, लेकिन हुमायूं को बिलग्राम में बुरी तरह से पेला और जो आपका शेरशाह सूरी था ये क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली का जो शासक बन गया शेरशाह सूरी आपका, तो आप याद रखेंगे बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध के बाद पूर्णतः दिल्ली का शासक बन जाता है। ठीक है, इसने बुरी तरह से हुमायूं को हराया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे, कालिंजर अभियान करने गया था। 1945 नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 1545 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1545 में। ठीक है, और 1540 में आपका ये बिलग्राम का या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कोशिका का वह अंग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं? क्या कह रहा है? जिसमें या तो श्वसन होता है और क्या होता है सर? इसमें ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक क्रिया होती है। क्या कहते हैं? यानी कि इसी को हम कह सकते हैं ऊर्जा की भट्टी। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कह सकते हैं या आपकी ऊर्जा भट्टी कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा घर या फिर ऊर्जा भट्टी। तो याद रखेंगे, जो आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, कैसा थी? आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, इसी में आपका क्या होता है? सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ पर याद रखेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और ये कोशिका का अंग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है साथी? इसमें आपके जो आपकी एनर्जी आती, जो भोजन आता है उसकी एनर्जी निकाली जाती है। इसमें श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साथी हम क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो इसमें जो जीव होते हैं, जो आपके किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं और पौधों को क्या देते हैं? भोजन देते हैं। तो उन्हीं जीवों को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? तो याद रखेंगे, किसी कोशिका का केंद्र जो होता है, केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं कोशिका के मामले में। ठीक है, याद रखेंगे।
जो कोशिका का केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का वह अंग जिसमें आपकी श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर एक ऑप्शन और बच रहा है, फ्लोएम क्या होता है, इसको भी बता दीजिए। तो याद रखेंगे फ्लोएम क्या होता है साथी, जब पौधे में आपकी क्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो इसमें फ्लोएम का मतलब होता है फूड। क्या होता है, पत्तियों से भोजन लाकर पूरे पौधे में वितरित करना फ्लोएम का कार्य होता है। क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है। जबकि इसमें एक और प्रक्रिया पूछी जाती है आपसे, जाइलम। क्या पूछी जाती है, जाइलम पूछी जाती है। सर जाइलम में क्या होता है, जा से याद रखेंगे जल। ठीक है, ये जड़ों से जल ले जाता है पौधों में जड़ों से जल जाता है, उसे जाइलम कहते हैं। लेकिन फूड यानी कि भोजन जाए तो क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। और इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न साथी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये आसान प्रश्न ही है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके घुमाकर पूछे जाते हैं, वरना आपके इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर साथी, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। ये कर्नाटक में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। सर ये कर्नाटक में कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखेंगे तो कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट होगा कोई इसका स्पेशल, वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कर्नाटक में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखो एक तो आपका कर्नाटक में हो गया बनेरघट्टा। ठीक है, बनेरघट्टा के अलावा याद रखेंगे कि बांदीपुर बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपका कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। इसके अलावा बनेरघट्टा, बांदीपुर और कौन सा हो जाएगा, तो आप एक और पढ़ता है यहाँ पर एक, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ। ठीक है, याद रखेंगे, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखेंगे, ये कहाँ का है, मणिपुर का है। इसके अलावा एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर पड़ता है। कौन सा, याद रखेंगे, जो मणिपुर है यहाँ पर एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है। ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है सर, ये तो याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों मणिपुर में है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड में याद रखेंगे नटंकी राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद रखेंगे, नटंकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नटंकी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो नागालैंड में, याद रखेंगे। ठीक है, यदि आपको राष्ट्रीय उद्यान के एक ही क्लास में विधिवत सारी जानकारी चाहिए तो आप जाएंगे वीडियो में, आप ऊपर के सरका कर देखेंगे, खिसका करके जाएंगे तो उसमें आपको एक राष्ट्रीय उद्यान की अलग से वीडियो मिलेगी 30 से 35 मिनट की, तो उसको आप देख लेंगे। उसमें नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट के सारे राष्ट्रीय उद्यान कवर कर दिए गए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे केरल की, तो केरल में आपको पिन वैली नेशनल पार्क, कौन सा, माफी चाहेंगे, पिन वैली नहीं, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क सर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये आपका पड़ता है केरल में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा नागालैंड में क्या हो जाएगा, नटंकी राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में बांदीपुर हो जाएगा, अभी हमने बात की बांदीपुर की, बांदीपुर के अलावा बनेरघट्टा। ठीक है, ये दोनों के दोनों कर्नाटक में। इसके अलावा आपका मणिपुर में हमने देखा एक तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा साथी, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान सर कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। इसके अलावा सर कौन सा है, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है सर, ये भी आपका मणिपुर में है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। तो बनेरघट्टा का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है। देखो भारत में बहुत सारे समाचार पत्र जो हैं वो प्राचीन हैं, लेकिन बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बंगाल गजट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बंगाल गजट है, बंगाल गजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसका प्रकाशन 1880 के आसपास होता है। कब होता है सर, इसका प्रकाशन 1880 के आसपास होता है। बंगाल गजट भारत का सबसे प्राचीन समाचार पत्र है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है। यानी कि कह रहा है जो भारत में गुरु पूर्णिमा होती है सर, इसमें इस दिन किस ऋषि की जयंती मनाई जाती है। तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में और अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। याद रखेंगे जो आपका गुरु पूर्णिमा होती है इस दिन उत्तर प्रदेश में एक ऋषि है व्यास ऋषि हैं, इनकी क्या मनाई जाती है, याद रखेंगे व्यास की जन्मतिथि मनाई जाती है, यानी कि जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कालपी। क्या पड़ता है, कालपी में इनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। ठीक है, और कालपी में इनका क्या बना है, भव्य मंदिर भी बना है। ठीक है, कालपी कहाँ पर पड़ता है, तो एक जालौन डिस्ट्रिक्ट है। क्या है, जालौन डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर आपका कालपी पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे वशिष्ठ ऋषि की, तो आप सभी को पता होगा ये क्या थे, भगवान राम के
राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि क्या थे, लवकुश के गुरु थे, और इन्होंने क्या की थी, रामायण की रचना की थी। क्या किसकी रचना की थी साथी, रामायण की रचना की थी। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे, वाल्मीकि से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, किसकी रचना की है, तो रामायण की रचना। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि कौन थे, तो भगवान राम के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और व्यास ऋषि की बात करें तो इनके याद में क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार होता है, इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है, और इसके अलावा इनका जन्म काल भी होता है जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इनका एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से लिख के दे दिया जाए तो चट से आंसर बता देंगे, लेकिन यदि हिंदी में वही चीज़ लिखी होती है तो ऐसा लगता है सर ये क्या लिख के आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा सर, जिनेवा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। पहले इसका प्राचीन नाम हुआ करता था गेट, क्या होता था, गेट इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1995 में 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 1995 को इसका नाम क्या कर दिया सर, 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO कर दिया। और वर्तमान में WTO की एक महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष, जिनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक है, याद रखेंगे नागोजी ओंकाजा इवेला वर्तमान में इसकी क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सर इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, WTO की बात करें तो इसका प्राचीन नाम गेट था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा इवेला है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में याद रखेंगे UNO का मुख्यालय है, किसका है, UNO का मुख्यालय है। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन में किसका मुख्यालय है, तो एक आपकी संस्था है IMF और एक संस्था है वर्ल्ड बैंक। क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय है साथी वो वाशिंगटन DC में है, और इन दोनों को सर कहते हैं जुड़वा बहन। क्या कहते हैं, जुड़वा बहन, IMF और WB को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरिस में किसका मुख्यालय है सर, तो याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय, किसका, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके अलावा FATF का मुख्यालय भी पेरिस में है। FATF क्या होता है सर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय भी आपका पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ये दोनों का मुख्यालय पेरिस में है। और जिनेवा में किसका हो जाएगा, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अलाई दरवाजा निम्न में से किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, यानी कि ऐसा कौन सा विश्व विरासत स्थल है जिसके परिसर में क्या है, आपका अलाई दरवाजा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे जो अलाई दरवाजा है सर ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ पर, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुतुब मीनार की बात करेंगे सर तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसने बनवाया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था सर, इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है याद रखेंगे लाल किला परिसर, जो आपका दिल्ली का लाल किला है साथी, कौन सा, दिल्ली का आपका लाल किला है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। और शाहजहां ने यहाँ पर एक क्या बनवाई थी, तो मोती मस्जिद बनवाई थी। तो जो लाल किला है इसी परिसर में एक आपकी मोती मस्जिद स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। मोती मस्जिद सर कहाँ पर है, ये आपकी लाल किला परिसर में है। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। क्या कह रहा है साथी, जो 2011 की जनगणना थी इसमें ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। अनुसूचित जाति की बात करें साथी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा साथी, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है सर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ पर 24 करोड़ जनसंख्या में लगभग आपकी कितनी परसेंट, तो याद रखेंगे आपकी 40% के आसपास आपकी अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। वो अनुसूचित जाति सर OBC से मतलब है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर SC ST से नहीं बल्कि OBC से यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सॉरी अनुसूचित जाति मतलब OBC नहीं बल्कि SC से। ठीक है, SC से पूछा गया है। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे आपसे, यहाँ पर OBC हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर OBC हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार OBC नहीं होगा बल्कि SC हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। और ST की बात करें तो ये होता है शेड्यूल ट्राइब्स, और सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये मिजोरम में है। कहाँ पर है सर,
सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर है? मिजोरम में। लेकिन एससी की बात की जाए तो यह सर्वाधिक हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। और वर्तमान में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है? 40% है, ये भी उत्तर प्रदेश में, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक साक्षरता पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सर्वाधिक साक्षरता सर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये केरल में है, ठीक है, केरल में। और इसका उल्टा यानी कि निरक्षर लोग कहाँ पर हैं? तो याद रखेंगे बिहार में है। कहाँ पर है साथी? बिहार में। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनघनत्व की बात करें, ठीक है, जनघनत्व की बात करें तो साथी पहले स्थान पर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। जनघनत्व पर सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बिहार में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु दर की बात करें, सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये भी आपकी बिहार में हो जाएगी, ठीक है। शिशु मृत्यु दर पूछ ले, सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये भी आपकी बिहार में हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है राज्यसभा, क्या कह रहा है? राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संतुष्टि देनी होती है? देखो साथी, जो धन विधेयक होता है ये पहले से ही राष्ट्रपति से पास होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथी, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। पहले से ही राष्ट्रपति से पास होता है। ये क्वेश्चन आप अपने किसी भी टीचर से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। जो धन विधेयक होता है सर वो पहले से ही राष्ट्रपति के द्वारा पास होता है, ठीक है। उसके बाद इस पर मंजूरी देने के लिए लाया जाता है लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। और लोकसभा में जो धन विधेयक होता है कोई भी मंत्री ला सकता है, इससे ये पास हो जाता है, ठीक है। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा इस पर कुछ करे अथवा ना करे, ठीक है, लेकिन इसको 14 दिन के अंदर आपकी क्या देनी होगी? अनुमति देनी होगी। अन्यथा अगर ये अनुमति नहीं भी देती है, राज्यसभा आपकी अनुमति नहीं भी देती है, तो भी जो आपका ये धन विधेयक होता है यानी कि मनी बिल जो होता है, ये आपका मनी बिल धन विधेयक होता है, ये आपका फिर भी आपका पास हो जाता है, ठीक है। ये आपकी आरएस इसमें हिस्सा ले अथवा ना ले, इस पर वोटिंग दे या ना दे, ठीक है, लेकिन 14 दिन तक ये आपकी मोस्टली रोक के रख सकती है, ये याद रखेंगे। तो अपनी धन विधेयक पर अपनी संतुष्टि आपको राज्यसभा कितने दिनों तक? 14 दिनों तक, सही आंसर है, याद रखेंगे। और धन विधेयक जो होता है ये पहले से ही राष्ट्रपति जी के द्वारा पास होता है, इसको केवल लोकसभा में लाया जाता है। पारित करने के लिए कोई भी मंत्री ला सकता है, इसको पास हो जाएगा, ठीक है, साधारण बहुमत से, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? वही क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही हमसे दोबारा पूछ लिया है। तो याद रखेंगे जो इल्तुतमिश था, कौन था आपका? जो इल्तुतमिश था, इसने क्या किया था सर? इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से करवाया था। याद रखेंगे जो इल्तुतमिश था इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने क्या किया था? इसने इसकी आधारशिला रखी थी। कह सकते हैं क्या रखी थी साथी? आधारशिला। आधारशिला की बात करें किसने रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक सब इसको पूरा किसने करवाया? तो ये भी याद रखेंगे, इसको पूरा करवाया था सर इल्तुतमिश ने। और याद रखेंगे 1237 में ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। और एक बार इस पर बिजली गिर गई तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल है इसका निर्माण किसने करवाया था? चौथी या फिर पाँचवीं ऐसी कुछ होगा, याद रखेंगे। अंतिम मंजिल का निर्माण आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने कुतुब मीनार परिसर में एक अलाई दरवाज़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? वो अलाई मीनार बनवाना चाह रहा था, जैसे कुतुब मीनार थी इससे भी ऊंची मीनार बनवाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये केवल दरवाज़ा बनकर ही रह जाता है। क्या याद रखेंगे? इसने क्या करवाया था सर? इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, याद रख लेंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने क्या करवाया था साथी? इसने आपका अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार की बात करें तो आधारशिला रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया आपका इल्तुतमिश ने, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी जो बिजली गिर गई थी तब इसका निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी सर? 15 अगस्त 1969 को। सर की किसने थी? तो याद रखेंगे विक्रम साराभाई ने। किसने? आपके विक्रम साराभाई, याद रखेंगे किसने की थी? विक्रम साराभाई, ठीक है, याद रख लेंगे किसने की थी सर? विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर विक्रम साराभाई कौन थे? तो आपने एक आंदोलन सुना होगा, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। क्या सुना होगा? याद रखेंगे जो अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन था, इसको आपने सुना होगा। यदि सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, ठीक है। यदि सुना होगा तो इसमें एक व्यक्ति था जिसके मजदूर जो मिल चलते थे उसका नाम था अम्बालाल साराभाई। क्या नाम था? अम्बालाल साराभाई, ठीक है, अम्बालाल साराभाई। अब कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप? ठीक है, अम्बालाल जो साराभाई था, यदि आप रिलेट कर पा रहे हो तो यहाँ पर भी साराभाई और यहाँ पर भी साराभाई। जो विक्रम साराभाई थे ये अम्बालाल साराभाई के ही क्या थे? पुत्र थे, ठीक है। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन का जो
जो आपका व्यक्ति था जिसके मिल चलते थे, इसने मजदूरों को क्या कर दिया था, पैसा देने से मना कर दिया था, बोनस देने से, क्योंकि प्लेग खत्म हो चुका था। उसके इसी के पुत्र का नाम क्या था, विक्रम साराभाई। और आगे चलकर ये स्टेस जो आपका स्पेस स्टेस है, भारत का जो स्पेस है, इसके पिता कहे जाते हैं, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पिता। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पिता कौन कहते हैं, विक्रम साराभाई को कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा बात करेंगे हम 12 जुलाई 1982 को। सर 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, तो याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 को आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, नाबार्ड की। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना होती थी, इसको याद रखेंगे। सर किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो शिवरमन समिति की सिफारिश, याद रखेंगे। शिवरमन, जो शिवरमन समिति थी सर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और जो शिवरमन समिति थी ये आपकी आई थी 1979। ये क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे थे। सर सभी को पता होगा जो शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना तो नाबार्ड की हो जाती है, लेकिन शिवरमन समिति आई कब थी, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। 1979 में ये समिति आई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम साथी 12 अप्रैल 1988 को। सर 12 अप्रैल 1988 क्या हुआ था, तो इस दिन हुई थी सेबी की स्थापना। किसकी स्थापना, सर याद रखेंगे आप लोग, जो सेबी है अपना, क्या है अपना, सेबी है। सेबी की जो स्थापना है, सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, इसके बाद 1992 के अधिनियम के तहत इसको क्या बना दिया, राष्ट्रीयकरण। सर इसके बाद याद रखेंगे 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 को क्या हुआ था, तो याद रखेंगे सिडबी बैंक नाम जाना जाता है। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिडबी बैंक किसके बारे में पूछा जाता है, तो सिडबी बैंक के बारे में पूछा जाता है। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1990 को, 2 अप्रैल 1990। और सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिडबी बैंक है सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पिता कौन हो जाएंगे, आपके 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। और विक्रम साराभाई इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पिता विक्रम साराभाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। यानी कि जो राज्य में कार्य होते हैं साथी, उसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग कार्य करता है, इसके जो कार्य होते हैं, इसके ये किसे अनुमोदन देता है, जिससे ये संघ लोक सेवा आयोग से पहुंच जाए किसके पास, जैसे आपका ये राज्य। ठीक है, राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं, इसके कहाँ पर पहुँचाने हैं, केंद्र में, यानी कि संघ में। ठीक है, याद रखेंगे आपको कहाँ पहुँचाने हैं, सेंट्रल में पहुँचाने हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, तो जो ये राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ये जाता है आपका राष्ट्रपति के पास। किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। जो कोई भी राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसके जो कार्य होंगे उनको करवाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उसके बाद लेकर जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के पास। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 315। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 315। ठीक है, याद रखेंगे। इसका भाग 14 हो जाएगा, अनुच्छेद 315 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था। क्या कह रहा है, रिवाल्वर का जो आविष्कार है सर, ये किसने किया था, तो याद रखेंगे एक सैमुअल कोस्ट नामक व्यक्ति हुआ करता था। सैमुअल कोस्ट नामक व्यक्ति हुआ करता था, इसने 1855 में रिवाल्वर का आविष्कार कर दिया था। कब कर दिया था सर, 1855 में इसने क्या कर दिया था, सैमुअल कोस्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार कर दिया था, इसको याद रखेंगे। सर चार्ल्स गुडियर को बता दीजिए, तो चार्ल्स गुडियर के बारे में याद रखेंगे, ये एक यूएसए का इन्वेंटर था। क्या था, यूएसए का आविष्कारक था, यानी कि वैज्ञानिक था, इसको भी याद रख लेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था। यानी कि आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसा जो अमेरिका का अंतरिक्ष यान था जिसके तहत आपका किसको, याद रखेंगे अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री थे इनको चंद्रमा पर उतारा गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे इसके तहत एक आपका अपोलो चला था। क्या चला था, अपोलो चला था, अपोलो मिशन चला था। इसमें बहुत सारे रॉकेट लॉन्च हुए थे। क्या हुए थे, अपोलो मिशन में आपके बहुत सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं। ठीक है, जब अपोलो मिशन में बहुत सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं तो इन्हीं में एक था अपोलो 11। क्या था, याद रखेंगे इन्हीं में से एक था अपोलो 11। अपोलो 11 के तहत नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और इनके साथ एक और पायलट था, इन तीनों को कहाँ भेजा गया था, चंद्रमा पर। और सर ये घटना कब की थी, तो याद रखेंगे 1969 में। कब, 1969 में पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति बने थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। ठीक है, याद रख लेंगे। इसके अलावा सर स्पुतनिक 1 क्या है, तो याद रखेंगे ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला रॉकेट था। याद रखेंगे जो स्पुतनिक 1 था सर, ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला रॉकेट था।
अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला रॉकेट कौन था? तो याद रख लेंगे सभी लोग, अंतरिक्ष में छोड़ा गया आपका, अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला रॉकेट हो जाएगा आपका स्पुतनिक 1। सर ये किसने छोड़ा था? तो ये आपका रसिया ने छोड़ा था। उस समय रसिया का नाम क्या था? तो याद रखेंगे यूएसएसआर था। ठीक है, कोल्ड वार चल रहा था, अमेरिका और रसिया में होड़ लगी थी कौन आगे कड़ जाए। ठीक है, तो इसी में क्या हुआ, स्पुतनिक 1 इसने क्या कर दिया, रॉकेट लॉन्च कर दिया, जो आपका अंतरिक्ष में गया था पहला रॉकेट। इसके अलावा सर वोस्तोक 1 क्या था? तो याद रखेंगे जो वोस्तोक 1 एक ऐसा रॉकेट था जिसके तहत आपके यूरी गागरिन, आपने सुना होगा यूरी गागरिन के बारे में, किसके, जो यूरी गागरिन थे इनके बारे में आपने सुना होगा। ये पहले व्यक्ति बने थे जो अंतरिक्ष में गए थे। कहाँ पर गए थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखेंगे ये आपके यूरी गागरिन थे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पहले अंतरिक्ष में गया? तो उसमें आपका नील आर्मस्ट्रांग होगा, बज एल्ड्रिन होगा और कोई ऑप्शन होगा, उसके अलावा एक ऑप्शन मिलेगा यूरी गागरिन। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था वोस्तोक 1 के तहत यूरी गागरिन। और ये सर कहाँ का था? तो ये भी आपका यूएसएसआर का था। ठीक है, इस स्पुतनिक की बात करें, वोस्तोक की बात करें, तो इस तरह के जो भी मिशन भेजता है ये आपका यूएसए भेजता है, सॉरी आपका कौन भेजता है? यूएसएसआर, यानी कि आपका वर्तमान में रसिया हो चुका है। ठीक है, लेकिन बात करें सर अपोलो 11 की, इसके तहत नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और इनके एक साथी जो कि पायलट थे वो कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे। क्या सर चंद्रमा पर जाने का दोबारा से प्लान बनाया जा रहा है? तो हाँ, आप लोग याद रखेंगे आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जा रहा है अमेरिका के तहत। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ये 3 चरण में लॉन्च होगा सर। कितने चरण में? 3 चरण में। ठीक है, और इसका क्या कोई चरण लॉन्च भी हो चुका है? तो सर याद रखेंगे इसका पहला चरण सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और चंद्रमा पर लैंड भी हो चुका है। चंद्रमा पर लैंड भी हो चुका है। क्या सर कोई व्यक्ति पहुंच चुका है? नहीं, पहली बार में अंतरिक्षयान जो था आर्टेमिस फर्स्ट, ये वहां पर गया, उसने जायजा लिया कहां पर उतरने की सही जगह है। ठीक है, तो इसने क्या किया, वहां का जायजा लिया। दूसरी बार में अब इसमें व्यक्ति बैठ के जाएंगे 4। कितने व्यक्ति साथी? इसमें 4 व्यक्ति बैठ के जाएंगे, इसमें एक आपकी महिला भी शामिल होगी। ठीक है, और इनमें याद रखेंगे आर्टेमिस मिशन के तहत सेकंड बार में क्या होगा, ये लोग जाएंगे और चंद्रमा जो है इसके आसपास, जो आपका चंद्रमा है इसके आसपास क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे। ठीक है, इसके आसपास चक्कर काटेंगे। फिर उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, आपके पृथ्वी पर आ जाएंगे। उसके बाद तीसरी बार में आर्टेमिस थर्ड मिशन के तहत ये लोग चंद्रमा पर क्या करेंगे, लैंड करेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे आर्टेमिस थर्ड मिशन के तहत चंद्रमा पर ये लैंड करेंगे। ये प्रक्रिया आपकी 2026 तक होगी। ठीक है, कब तक होगी, 2026 या 25 तक ये प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका पहला आपका चरण हो चुका है, दूसरा चरण शुरू हो गया है, तीसरा चरण आपका 25-26 में होगा। ठीक है, आर्टेमिस मिशन के तहत व्यक्ति दोबारा से चंद्रमा पर जा रहा है और इस बार याद रखेंगे एक महिला भी जा रही है। तो क्वेश्चन भविष्य में आने वाला एक क्वेश्चन बनेगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है सर, इसमें धनराशि दी जाती है 25 लाख रुपए। कितनी राशि, तो 25 लाख रुपए। इसकी सर शुरुआत हुई थी 1990-91 में। कब हुई थी, 1990-91 में इसकी शुरुआत होती है। याद रखेंगे 1990-91 में इसकी शुरुआत होती है और पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको, जो आपके विश्वनाथ आनंद थे, विश्वनाथ आनंद को ये पहली बार दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें अब वर्तमान में राशि कितनी हो चुकी है, 25 लाख। और 2022 के लिए ये मिला है शरद कमल को। किसको मिला है, शरद कमल को। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो शरद कमल को मिला है। शरद कमल कौन है, तो याद रखेंगे टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। किसके, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे सर ये क्या है, तो याद रखेंगे ये क्या है, ये आपका है, याद रखेंगे ये आपका है, यो क्या बोलते हैं उसको, साहित्य का पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें पहले धनराशि दी जाती थी 11 लाख, ये भी याद रखेंगे। बात करें 15 लाख की, तो वर्तमान में सरस्वती सम्मान में ये क्वेश्चन पूछ लेगा सर, सरस्वती सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है, तो 15 लाख धनराशि आपकी सरस्वती सम्मान में। ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपकी पहले 11 दी जाती थी, अब ये बढ़ाकर 15 कर दी गई है। ठीक है, इसको देख लेंगे 15 हुई है या 20 हुई है। ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि हुई है। लेकिन सरस्वती सम्मान में आपकी 15 लाख हो चुकी है। और आपका जो ब्याज सम्मान होता है सर, जो आपका ब्याज सम्मान होता है इसमें आपको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये सरस्वती सम्मान और ब्याज सम्मान दोनों की एक साथ शुरुआत होती है 1991 में। याद रखेंगे ये 1991 में इसकी शुरुआत होती है एक साथ। ठीक है, सरस्वती सम्मान और ब्याज सम्मान, और इन दोनों को देता कौन है, तो आपका के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन इसको देता है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है साथी, आपके निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर लगा लेंगे आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन बात करें राजीव गांधी की, तो ये स्वतंत्र भारत के सबसे युवा थे। कैसे, स्वतंत्र भारत के सबसे युवा।
स्वतंत्र भारत के सबसे युवा पूछ ले, युवा कौन थे, तो याद रखेंगे ये राजीव गांधी थे। और कब बने थे, 1985 में बने थे। ये भी याद रखेंगे 1985 में बने थे। इसके अलावा बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो सभी को पता होगा इन्होंने, ये तो पहली बात तो पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा इन्होंने एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था सर 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। तो इन्होंने एक साल में क्या किया था, एक साल बाद यानी कि इसके अगले साल 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की बात की थी। 30 जनवरी 1930 को क्या मनाने की बात की थी, कि हम अगली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था, याद रखेंगे। आप बताएंगे सरदार उधम सिंह जो थे, इन्होंने लंदन में जाकर किसे मारा था 1940 में। आप बताएंगे इनमें से कौन सा, होर्डिंग हो जाएगा, चेम्सफोर्ड, माइकल ओडायर या जनरल आर डायर। ठीक है, यहाँ पर हमें तो याद है सर कि डायर को मारा था। अब आपने तो कन्फ्यूजन पैदा कर दी कि यहाँ पर डायर कौन था, माइकल ओडायर था या जनरल आर डायर था। तो इनके बारे में हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो उधम सिंह थे इन्होंने मारा था माइकल ओडायर को। सर माइकल ओडायर को क्यों मारा था, इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। देखो जो माइकल ओडायर था ये पूरे पंजाब का गवर्नर का था, कहाँ का, पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, याद रखेंगे। पंजाब का गवर्नर कौन था, तो आपका माइकल ओडायर था। लेकिन जिसने गोलियां चलवाई थी, क्वेश्चन पूछ लेगा गोलियां चलवाने वाला आपका कौन था, ठीक है, गोलियां जिसने चलवाई थी वो आपका जनरल रेजिनोल्ड डायर था। कौन था, जनरल रेजिनोल्ड डायर। ये केवल एक थाना का अध्यक्ष का था, कहाँ का, थाना का अध्यक्ष था, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। जो थाना का अध्यक्ष था ये कौन था, तो आपका जनरल रेटिनोल्ड डायर, ठीक है। और इसके अलावा माइकल ओडायर पूरे पंजाब का गवर्नर था, इसी ने आदेश दिया था जाओ गोलियां चलाओ। इसके बाद जनरल आर डायर ने गोलियां चलाई थी, लेकिन जो उधम सिंह थे उसने कहा था आप, तुमने आदेश दिया है तुम ही निपट लो, ठीक है। 1940 में इनको जाकर लंदन में निपटा दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। माइकल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था, जबकि गोलियां किसने चलवाई थी, तो आर डायर ने चलवाई थी पंजाब के माइकल ओडायर के कहने पर, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। तो इतना ही याद रख लेंगे, उधम सिंह ने किसे मारा था, ओडायर को मारा था, इतना ही याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा चेम्सफोर्ड कौन था, तो ये 1917 से 1922 तक भारत का वायसराय रहा था। होर्डिंग कौन था, तो होर्डिंग जो था जो 1909 से 1913 तक भारत का वायसराय रहता है, इसको भी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर रोलेक्ट समिति का गठन किस वर्ष किया गया। क्या कह रहा है, जो रोलेक्ट समिति है इसका गठन किस वर्ष हुआ, तो याद रखेंगे रोलेक्ट समिति की बात करें सर 1919। सटाक से आंसर लगाया, निकाल गए। तो इस पर आपका -1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/4। देखो यहाँ पर हमसे रोलेक्ट समिति की बात कर रहा है, ना कि रोलेक्ट एक्ट का बात कर रहा है, ठीक है, समिति की बात कर रहा है। तो याद रखेंगे जो रोलेक्ट समिति थी सर, ये रोलेक्ट समिति बनी थी आपकी 1917 में। कब बनी थी, 1917 में। साथ ही इसके बनने का कारण क्या था, देखो आपको कारण बताते हैं। 1917 में अप्रैल माह में, याद रखेंगे अप्रैल माह में क्या हुआ, अप्रैल माह में गांधी जी ने क्या किया, 1917 में चंपारण किया। इससे अंग्रेज बहुत हताहत रह गए, क्योंकि अंग्रेजों को क्या देना पड़ा, आपको पैसा वापस देना पड़ा किसानों को, ठीक है। जब पैसा किसानों को वापस देना पड़ा तो अंग्रेज बहुत नाराज हो गए। तो एक जस्टिस था, यानी कि एक न्यायाधीश था सिडनी। कौन था, न्यायाधीश, याद रखेंगे, न्यायाधीश था एक, क्या नाम था उसका, याद रखेंगे सिडनी रोलेक्ट। सिडनी रोलेक्ट जो था इसने क्या किया, इसने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा कि क्यों ना हम एक ऐसा एक्ट बनाएं जिसके तहत केवल शक के दायरे में किसी क्रांतिकारी को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर चुके थे, हार चुके थे अंग्रेज लोग। अंग्रेज कह रहे थे कि हम यहाँ पर हार चुके हैं सर, क्यों ना ऐसा एक्ट बनाया जाए कि कोई भी आपका हो, कोई भी क्यों ना राजनीतिक करता हो या फिर आंदोलनकारी हो, उसको केवल शक के नज़र से उठा लें, ठीक है। तो 1917 में बनी थी समिति, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है, जो रोलेक्ट समिति थी सर इसका गठन कब हुआ था, तो न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट के नेतृत्व में 1917 में इसका गठन हुआ था। और 1919 में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1919 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। 1920 में सभी को पता हुआ असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1918 में सर क्या हुआ था, तो 1918 में अभी हमने डिस्कस किया था अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। क्या, जो आपका अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन था, जो कि विक्रम साराभाई के पिताजी थे अम्बालाल साराभाई, ये आपके मजदूरों के क्या थे, मालिक थे, यानी कि जो मिलें वहाँ पर चलती थी उसके मालिक थे, और मजदूरों को ये क्या नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 में, और अप्रैल 1917 में क्या हुआ, चंपारण हो गया। इसके तहत दिसंबर में जाकर के रोलेक्ट समिति का गठन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 1917 में ही आपकी रोलेक्ट समिति बनी, और ये कानून कब आया, तो 1919 में आया, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, कम्युनल अवार्ड के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्या कह रहा है, कम्युनल जो अवार्ड आया था इसके समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था,
तो याद रखेंगे इस समय प्रधानमंत्री था आपका रामजी मैकडोनाल्ड। कौन था सर? जो आपका रामजी मैकडोनाल्ड था इस समय क्या था? आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। सर कम्युनल अवार्ड क्या आया था? कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। कब आया था? 1932 में। इसका सर अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत ये क्या होता है सर? तो याद रखेंगे जिस प्रकार 1909 में अंग्रेज़ों ने हमसे क्या अलग कर दिए, मुसलमान भाइयों को अलग कर दिया, उसी प्रकार से ये क्या चाहते थे, जो दलित है भारत में, जो दलित है इसके लिए भी अलग से देश की बात की जाए और अलग से जो आपके कौन थे, BR अम्बेडकर, ये इन्होंने मांग की थी सांप्रदायिक पंचायत की, तो इनको क्या बना दिया जाए, उस देश का मुखिया बना दिया जाए। इस तरह से इनको अलग प्रथा निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कम्युनल अवार्ड आपका 1932 में आया था। सांप्रदायिक पंचायत इसे कहा जाता है, दलितों के लिए आया था, याद रखेंगे। और इस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? रामजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ब्रिस्टन चर्चिल कौन था? तो याद रखेंगे ब्रिस्टन चर्चिल आपका क्या था? ये भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा है 1940 से 45 तक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे 1940 से 45 तक ये आपका प्रधानमंत्री रहता है ब्रिटेन का। लेकिन सर जो ब्रिस्टन चर्चिल था इसने गांधी जी को कहा था अधनंगा फकीर। क्या कहा था? अधनंगा फकीर। किसने कहा था? क्वेश्चन पूछ लेगा। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो याद रखेंगे ये कहा था ब्रिस्टन चर्चिल ने। सर कब कहा था? तो याद रखेंगे इसने कहा था 1931 में। कब कहा था? जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1931 में, तभी इसको कहा गया था। ठीक है, गांधी जी को कहा था इसने। इसके अलावा बात करेंगे क्लीमेंट एटली। तो याद रखेंगे क्लीमेंट एटली वो व्यक्ति था जब भारत स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र दिलाने में, या कह सकते हैं स्वतंत्र भारत को बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का PM कौन था? UK का PM कौन था? याद रखेंगे ये आपका क्लीमेंट एटली था। ठीक है, लेबर पार्टी से था, सॉरी लिबरल पार्टी से था। इसके अलावा सर बात करेंगे ऋषि सुनक की, तो वर्तमान में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत का ऋषि सुनक, भारतीय मूल का है, हालांकि याद रखेंगे। पहले देखो एक ज़माना था अंग्रेज हम पर राज करते थे, लेकिन आज हमारा बंदा वहाँ जाकर राज कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा गदर पार्टी का पहला सभापति था? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो याद रखेंगे जो सोहन सिंह भाखड़ा था। कौन था जो व्यक्ति था? सोहन सिंह भाखड़ा। देखो जब गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में, सबसे पहले याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ लेगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई। सर कहाँ पर हुई? तो सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पर हुई? तो याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को। सर ये कहाँ पर पड़ता है? तो सैन फ्रांसिस्को आपका पड़ता है USA में। कहाँ पर? USA में पड़ता है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। 1913 में इसकी स्थापना किसने की थी सर? लाला हरदयाल और कैप्टन सोहन सिंह भाखड़ा, इन दोनों ने मिलकर की थी। जो इसका पहला सभापति बना, सभापति कौन बना था? तो सोहन सिंह भाखड़ा इसका पहला सभापति बना था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला सभापति कौन था? सोहन सिंह भाखड़ा। कांसीराम कौन थे? तो इन्होंने क्या की थी, जो आपकी वर्तमान में BSP है, क्या है? BSP यानी कि बसपा। ठीक है, बसपा की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज पार्टी की, तो कांसीराम ने। ठीक है, कांसीराम। इसके अलावा बात करेंगे आशुतोष बनर्जी कौन थे? आशुतोष बनर्जी के बारे में आप छाप के बताएंगे। ठीक है, पंडित कांसीराम नहीं, यहाँ पर कांसीराम जी के बारे में याद रख लेंगे। ठीक है, कांसीराम ने स्थापना की थी किसकी? आपकी की थी BSP की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल ने स्थापना की, सोहन सिंह भाखड़ा पहला सभापति था। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई, 1913 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? अमेरिका में। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको पसंद आई हो। देखो साथी आज की क्लास थोड़ी टिपिकल थी। कैसी थी? टिपिकल, यानी कि क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप ये ना सोचें कि आज की क्लास बहुत टफ है, ना देखें, या फिर आप तो याद रखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देखेंगे अच्छे से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए GS हब बाय DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।